चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार जानदार जबरदस्त होंगे, है ना। मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, लाजवाब होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे, है ना। लेखपाल के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेखपाल बनना है तो। जय श्री महाकाल अमित भाई, है ना। रोहित जी, गौरव कुमार, शंकर, प्रिया, ठीक है। और भी तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पाए लागू गुरु जी, रजत भाई नमस्ते। रोहित, विकास यादव नमस्ते सर। सर हृदय से, जी भाई, सर हृदय से आपका स्वागत है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी बातें स्पष्टता हो जाए कि हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा इसके अंदर हो गया है डाटा, कोई बात नहीं। देखिएगा, हमारी आखिरी कक्षा शुक्रवार को हुई थी मेरे ख्याल से, है ना। कोई बात नहीं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, तो जहां तक मैं ध्यान रख पा रहा हूं, हमने थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ ली थी, ठीक है। इसके अलावा हमने वार्षिक योजना भी पढ़ ली थी, हमने चौथी योजना पढ़ ली थी, और पांचवी में हमने इतना कुछ पढ़ा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने केवल इतना पढ़ा था। हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना को वापस से एक बार रिपीट करूंगा मैं, सुनना। पांचवी पंचवर्षीय जो योजना है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक की योजना थी, और ये योजना केवल और केवल 4 वर्ष की योजना थी। इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था, ठीक है। जनता पार्टी सरकार ने इसको 1 साल पहले समाप्त कर दिया था, और ये जो योजना थी वो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। क्यों समाप्त कर दिया था, तो राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी हमारे देश के अंदर। उस समय किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। फिर क्या, है ना, कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था किसी को भी। तो अब क्या हुआ था ना, अलग अलग पार्टियां मिल करके सरकार बना रही थी, ठीक है। आ गई बात याद। चलिए, ओके। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीबी को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ में अगर बात करूं मेरे दोस्त, तो रोजगार को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना। इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया था। अब आइए जरा इससे आगे की मैं चर्चा करता हूं, और मैं ये बताता हूं कि ये पंचवर्षीय योजना जब चलाई जा रही थी, तो उस दौरान, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसे मिनिमम नीड प्रोग्राम भी आप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था, 1974 में ही इसको शुरू किया गया था। तो इसके अंदर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यहां पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो लिखेंगे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया था 74 में, ठीक है। लक्ष्य भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, है ना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत इसके अंदर हमने की थी, कब की थी, 1974 में। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्या लिखेंगे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, है ना। एक मिनट दोस्त, है ना। इसमें लिखना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम, एमएनपी आप इसे बोल देते हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी, याद रखना है। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा भारत सरकार ने देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ताकि गरीबी को कम कर सके। तो ये 1975 में शुरू किया गया था, याद रखना है। क्या बोलते हैं इसे? 1975 में इसको शुरू किया गया था। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम के बाद में लिखेंगे 20 फार्मूला प्रोग्राम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से आप इसे जानते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं 20 फार्मूला प्रोग्राम। क्या बोलते हैं आप इसे? 20 फार्मूला प्रोग्राम। ओके, 20 फार्मूला प्रोग्राम, 20 फार्मूला प्रोग्राम के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की? तो याद रखना 1975 में की गई थी। तो 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत या 20 फार्मूला प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो याद रखना, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी को कम करना, है ना। गरीबी को कम करना, गरीबी का मतलब होता है पुअर्टी। तो पुअर्टी को, गरीबी को, है ना, क्या करना? कम करना। तो गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम भी 5th 5 ईयर प्लान में ही था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को यहां तक? बताओ। हाँ जी धर्मेंद्र भाई प्लीज, मैंने लिखा है 20 फॉर्मूला प्रोग्राम, ठीक है। एमएनपी का नाम क्या है? तो मिनिमम नीड प्रोग्राम भी आप इसे कह देते हैं। एमएनपी का मतलब होता है मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है। ओके, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आवाज में कुछ इश्यू है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई। वेट में थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेता हूं। चलिए, अब मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा, है ना। मैंने थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया है। ओके, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके टारगेट को लेकर के कि इसमें कितना टारगेट था, तो टारगेटेड ग्रोथ रेट कितनी थी इसकी? लक्षित विकास दर, लक्षित विकास दर, है ना, लक्षित विकास दर, इसको हम बोलते हैं टारगेटेड ग्रोथ रेट, है ना, लक्षित विकास दर, टारगेटेड ग्रोथ रेट। या हमने कितना टारगेट बनाया था? आप तो ये लिखो डायरेक्ट टारगेट, है ना। टारगेटेड ग्रोथ रेट कितनी थी इसके अंदर? हमने कितना लक्ष्य बनाया था, कितना टारगेट रखा था कि यार हम कितना जो है वो प्राप्त करेंगे? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, 4.4% का टारगेट हमने बनाया था। 4.4% ये हमने टारगेट इसके अंदर बनाया था। फिर कितना अचीव हमने किया इसके अंदर? तो याद रखिएगा 4.8% हमने इसमें अचीव किया। तो हम ये कहेंगे वास्तविक विकास दर कितनी हमें प्राप्त हुई, रियल ग्रोथ रेट कितनी हमें देखने को मिली? वास्तविक विकास दर, वास्तविक विकास दर, वास्तविक विकास दर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल ग्रोथ रेट। रियल ग्रोथ रेट कितनी थी इसके अंदर? तो रियल ग्रोथ रेट जो थी वो कितनी थी मेरे दोस्त? तो 4.8% थी। इतना हम लोगों ने ग्रोथ जो है वो प्राप्त करी थी इसके अंदर। टारगेट हमने कम बनाया था, पर उम्मीद से ज्यादा हम लोग इसके अंदर क्या किए थे? तो अचीव किए थे। याद रखना, इसी 5 ईयर प्लान में, इसी 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूं, तो इसी 5 ईयर प्लान में हमने आरआरबी की स्थापना की थी, रीजनल रूरल बैंक, 1975 में। तो अगला बिंदु लिखेंगे आरआरबी की स्थापना या रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, है ना, जिसको हम आरआरबी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
है ना, इसकी स्थापना हमने की थी। कब की थी? तो आरआरबी की स्थापना हमने की थी 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लें, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को हमने आरआरबी की स्थापना की थी, है ना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को, रूरल एरियाज को क्रेडिट सुविधाएं दी जा सके, है ना, पैसा कौड़ी दी जा सके, ये हमने इसमें ध्यान रखा था। ओके, इसके अलावा हमने इसी योजना के अंदर, है ना, आपातकाल भी लागू किया था, इमरजेंसी। तो अगला बिंदु लिखेंगे आपातकाल, इमरजेंसी 1975 में हमने लागू किया था ना, इंदिरा गांधी सरकार ने। तो आपातकाल लागू, इमरजेंसी इसी के अंदर लागू की गई थी। आपातकाल या इमरजेंसी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी 1975 में हमने इसमें क्या की थी? लागू की थी। ओके, हमने नहीं यार भाई, सरकार ने। तो इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल को लागू किया था। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से पर्याप्त बातें हैं जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को पूरा एग्रीगेट करती है। बाकी आधा पेज फिर भी छोड़ देना, हो सकता है आपको आगे कुछ पढ़ने को इसके अंदर मिले। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में हम अगली पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए। ठीक है, अगली पंचवर्षीय योजना हम नहीं बना पाए, कई सारे कारण थे उसके। तो हमने क्या किया? रोलिंग प्लान को अपनाया। रोलिंग प्लान का मतलब है पुरानी जो योजना है, ओल्ड जो स्कीम्स है, उन्हीं स्कीम्स को वापस से नए सिरे से हमने लागू किया, है ना। रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था गुन्नार मिर्डल ने। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, रोलिंग प्लान को हम अपना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अनवरत योजना, हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना क्या बोलते हैं आप इसे? अनवरत योजना आप इसे कहते हैं। और अनवरत योजना को हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रोलिंग प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं। रोलिंग प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं। रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। और ये जो प्लान था दरअसल 2 सालों के लिए था। ये 1978 से शुरू हुआ था, तो ये 1980 तक का प्लान था। ठीक है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो याद रखिएगा रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो गुन्नार मिर्डल ने दिया था। जी मिर्डल, क्या नाम है? गुन्नार मिर्डल। तो हम लिखेंगे जी मिर्डल। तो इसकी जो अवधारणा है या जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? गुन्नार मिर्डल के द्वारा दिया गया था। तो इसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट, है ना, ये किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने दिया था। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, जी मिर्डल। किताबें जी मिर्डल भी लिखती है। जी मिर्डल जी का पूरा नाम क्या है? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल। तो गुन्नार मिर्डल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, गुन्नार मिर्डल ने कॉन्सेप्ट कहां पर दिया था? कहीं कहीं सभा में दिया था, किसी कॉन्फ्रेंस में दिया था, या पेपर पे लिख के दिया था, क्या किया था? तो इनकी बुक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इनकी बुक कौन सी है गुन्नार मिर्डल जी की? तो याद रखना, इनकी बुक है एशियन ड्रामा। इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? एशियन ड्रामा इनकी किताब है। एशियन ड्रामा इनकी बुक का नाम है। क्या नाम है? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा इनकी बुक का नाम है भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। एशियन ड्रामा किनकी बुक का नाम है? तो गुन्नार मिर्डल की बुक का नाम है। उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रोलिंग प्लान का। ठीक है, दूसरी बात, भारत में इसको किसने लागू किया? इंडिया में किसने प्रपोज किया इसको, है ना। तो भारत में किसके द्वारा इसको लागू किया गया? तो भारत में लागू, इंडिया में इसको किसने इंप्लीमेंट किया? ठीक है, तो इंडिया में इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। क्या बोलेंगे? प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, नोट लड़की वाला, नोट लड़का वाला, इट इज लकड़वाला। ठीक है, अंग्रेजी में ही लिख देता हूं भाई। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। लकड़वाला, ठीक है, इन्होंने भारत में इसको इंप्लीमेंट किया, रोलिंग प्लान को। ठीक है, इन्होंने भारत में इसको क्या किया? इंप्लीमेंट किया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब याद रखना, इसका इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना।
है ना। अनवरत योजना जो है वो दरअसल ओल्ड जो स्कीम्स है, पुरानी जो योजनाएं हैं, पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना, पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना, पुनः उसको इंप्लीमेंट करना, नए सिरे से लागू करना, पुरानी योजनाओं को नए सिरे से लागू करना, इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये दरअसल अनवरत योजना के बारे में मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। शिवम, शिवम भाई कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? हम ऑफलाइन नहीं चलाते भाई, है ना। कोई बात है आपको, बताओ। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो आप। बताओ भाई शिवम भाई, है ना, शिवम पटेल भाई, डाउट पूछिए। चलो मैं आपके डाउट ले लेता हूं, पूछिए। सर मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूं, प्लीज ब्लैक बैकग्राउंड कर लीजिए। ओके, ठीक है भाई, ये लो ब्लैक कर दिया, है ना। अब ब्लैक पे मुझे कैमरा भी फिर से सेट करना पड़ेगा। चलिए भाई, और इसके अलावा बताएं, ये हमने ब्लैक कर लिया, और बताएं, है ना। ठीक है, थोड़ा फास्ट, ओके भाई, थोड़ा और फास्ट। लव यू, ओके भाई, लव यू। क्यों, हाँ बताओ ना, आपका डाउट पूछो बेटा, डाउट पूछो। आपको टेलीग्राम जैसी सुविधा दे रखी है, मेंशन करो मास्टरों को, पूछो उनसे डाउट, कोई डाउट हो तो, है ना। आप कर देना यहाँ डाउट, यहाँ कमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आपका कमेंट इधर उधर हो गया होगा, है ना। कोई बात नहीं, चलिए आइए, अब हम हेडिंग डालते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो क्या हेडिंग डालेंगे? पांचवी के बाद में अब हम कौन सी पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखेंगे? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे आप लोग 6th 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। ओके, तो आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं 6th 5 ईयर प्लान की। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, इसका टेन्योर कब से कब तक है? तो मेरे दोस्त 1980 से लगाकर के 1985 तक, 1985 तक, 1980 टू 1985 तक मेरे साथियों ये 6th 5 ईयर प्लान है। ओके, ये 6th 5 ईयर प्लान है। अब आइए जरा हम कुछ चर्चा यहां भी कर लेते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हमें यहां पर देखना होगा। इस 6th 5 ईयर प्लान में टारगेट कितना था? तो टारगेट की जगह मैं लिख सकता हूं कि ऐसा लिखेंगे, लक्षित विकास दर। अब अंग्रेजी तो नहीं लिखना पड़ेगी ना, टारगेटेड ग्रोथ रेट आप इसे बोलते हैं, लक्षित विकास दर। संदीप भाई यहां केवल लिखने में ही समझ आ रहा है भाई, है ना, पीडीएफ से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है ना, लक्षित विकास दर। तो हम इसको बोलते हैं टारगेटेड ग्रोथ रेट। जितना लिखूंगा मैं हिंदी अंग्रेजी में उतना समय लगेगा भाई। तो टारगेटेड ग्रोथ रेट, टारगेटेड ग्रोथ रेट, टारगेटेड ग्रोथ रेट, है ना, कितनी थी इसके अंदर, बता सकते हैं 6th 5 ईयर प्लान में कितना हमने टारगेट बनाया था? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इस 6th 5 ईयर प्लान में हमारा जो टारगेट था वो 5.2% था, कि हम 5.2% है ना वो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो 5.2% का हमने इसके अंदर टारगेट बनाया था। बोले ठीक है सर, अब ये बता दीजिए कि वास्तविक विकास दर कितनी थी? वास्तविक विकास दर, वास्तविक विकास दर, वास्तविक विकास दर, वास्तविक विकास दर, वास्तविक विकास दर का मतलब होता है रियल ग्रोथ रेट, है ना। क्या बोलते हैं आप इसे? तो रियल ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट कितनी थी इसके अंदर? तो इसके अंदर जो वास्तविक विकास दर थी वो 5.7% की थी। कितनी थी? 5.7%।
तो 5.7% की इसके अंदर रियल ग्रोथ रेट थी। ठीक है भाई, बढ़े आगे बढ़े, अगले बिंदु की बात करें। चलिए, ये जो 6th 5 ईयर प्लान है ये 1980 से 85 तक है। ठीक है, तो इस दौरान हमने क्या क्या ध्यान दिया, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों, उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो देखो, इस 6th 5 ईयर प्लान में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो गरीबी को कम करना था। गरीबी का मतलब होता है पुअरिटी, तो गरीबी को समाप्त करना नहीं था, गरीबी को कम करना था। ऐसे तो समाप्त करने की बात हम कहते हैं, लेकिन गरीबी को भला कैसे समाप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति गरीब रहना चाहता है ताकि उसे बेनिफिट्स मिले, है ना। शिवम पटेल कह रहे 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था। शिवम भाई 20 सूत्र बनाए थे, देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 सूत्र बनाए थे, जैसे गरीबी को कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है, मानव संसाधन का विकास करना, है ना, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। ऐसे टोटल 20 फार्मूले हैं। ठीक है, उन 20 फार्मूले को अपना करके, एडॉप्ट करके हमने क्या किया, देश को ग्रोथ लेवल पर हम लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ऐसा मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। ओके, बढ़े आगे बढ़े, यही था 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब ही ये था। ठीक है ना। ओके सर, रोलिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। रोलिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव था पुरानी योजनाओं को वापस से नए सिरे से लागू करना। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए भाई। तो उद्देश्य था इसका क्या, गरीबी को कम करना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात करें तो 1980 से 1985 तक क्या क्या घटनाएं घटी। तो आपको सबको पता है कि इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और कब किया गया था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। यहीं लिख दूं, तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखना है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। इसके अलावा 1982 में, सॉरी 80 के बाद में, अगर हम 81 की बात करें, 82 की बात करें, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो आप देखेंगे 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और 1982 में ही एक्सिम बैंक की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में बताऊंगा, पर फिर भी अभी थोड़ा सा डेमो दे देता हूं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ग्रामीण क्षेत्र, रूरल का डेवलपमेंट करना, और ये दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए अपनाया गया था। ठीक है सर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भाई साहब, 1969 में किया गया था। ठीक है, ओके, चलिए बढ़े आगे। एक बच्चा पूछ रहा सर ये बैंक कौन कौन से थे, वो बैंक वाले टॉपिक में लिखवाऊंगा ना, यहां नहीं लिखवाऊंगा, है ना। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, चलो भाई अगली बात करते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। ठीक है, इसके अलावा एक और बैंक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। भारत का आयात निर्यात बढ़ावा देने के लिए, या फॉरेन जो ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। कब की गई थी एक्सिम बैंक की स्थापना, तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए 82 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं 84 में क्या हुआ, भोपाल गैस त्रासदी हुई। ठीक है, 84 में भोपाल गैस त्रासदी 84 में हुई। याद रखना इसके अंदर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, है ना। और ये 1984 की कहानी है।
कहानी तो क्या है, एक दर्दनाक हादसा था ये, जिसमें भोपाल में ये हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां पर गैस लीक हो गई थी। ठीक है, चलिए देखो बेटा, पढ़ने वाले बच्चा हो, लेखपाल की तैयारी करते हो, आप ऐसी ऐसी बातें करोगे कि सर नाबार्ड की स्थापना के लिए कौन सी समिति, अरे यार अभी वो टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं। जहां पर पढ़ना है तब उसको हम पढ़ेंगे, है ना। अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको हम अभी क्यों, मतलब उसको चर्चा में रखेंगे। मुझे बताओ, उसका चर्चा में रखने का क्या उद्देश्य है कोई उद्देश्य नहीं ना। इसलिए उसको छोड़ो, अगली बात करते हैं। अगला देखिएगा, इसमें कुछ बातें हैं। जैसे इसमें एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, एनआरईपी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एनआरईपी, एनआरईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो लिखेंगे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आप इसे बोलते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हमने कब की थी, तो याद रखना इसी 6वीं पंचवर्षीय योजना में की थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसको हम आसान से शब्दों में क्या बोलते हैं पता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हमने इसी में की थी। ठीक है ना, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था जिसका नाम था आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप इसे कहते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम आसान से शब्दों में लिखें, मतलब हिंदी में लिखें, तो क्या होगा, तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ओके, ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए था। ये दोनों प्रोग्राम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी जी की डेथ भी इसी में हुई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की डेथ, गोली मार दी थी ना इनको, इंदिरा गांधी जी की डेथ, इंदिरा गांधी जी की डेथ। और देखो मेरे दोस्त, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भी घटना इस समय काल में हुई है 1980 से 85 तक, वो सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। ठीक है, तो आपको जानकारी अगर किसी और पॉइंट की भी हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे एक मुझे याद आ रहा है 82 में वायु प्रदूषण एक्ट जो था वो भी हम लेकर के आए थे। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस इतना भर आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और अगली हम चर्चा करते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7th 5 ईयर प्लान की हम चर्चा करते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना को 7th 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि कब से कब तक है, तो इसकी अवधि है 1985 से लगा करके, मतलब 85 से लगा करके 90 तक, 1985 टू 1990। ओके, 7वीं। सबसे पहली बात तो इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, इसके उद्देश्य की हम बात करें कि इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था।
ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मुझे सबसे पहले इसको लिखवाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम चर्चा करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पता है आपको? इसका ऑब्जेक्टिव था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। खाद्यान्न उत्पादन, फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, रोजगार का सृजन करना भी बोल सकते हैं आप इसे। क्या बोलते हैं? रोजगार का सृजन करना। और गरीबी को कम करना, तीसरा क्या लिखेंगे? गरीबी को कम करना। गरीबी को कम करना, गरीबी यानी कि पुअर्टी, गरीबी को कम ही कर सकते हैं भाई, समाप्त तो मुश्किल है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना था? लक्ष्य मतलब वही टारगेट। तो भैया टारगेट कितना बनाया था हमने? ठीक है, इसमें टारगेट कितना था? तो ये जो 7th 5 ईयर प्लान है, इसके अंदर आपने कितना टारगेट बनाया था? तो इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो टारगेट हमने बनाया था वो 5% का बनाया था। बहुत बढ़िया, विपिन ने जवाब दिया है ना? तो 5% का टारगेट हमने इसके अंदर बनाया था। ठीक है, 5% का टारगेट हमने इसमें अंदर बनाया था। ठीक है, हमने कितनी प्राप्ति की थी इसके अंदर? भाई प्राप्ति क्या थी हमारी? तो प्राप्ति ज्यादा थी, 6% हमने इसमें अचीव किया था। प्राप्ति का मतलब भाई अचीव करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्राप्ति का मतलब क्या होता है? अचीव करना। तो कितना हमने प्राप्त किया था इसके अंदर? तो लगभग लगभग 6% हमने इसमें प्राप्त किया था। 6.01 भी कई किताबें बताती है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा 85 से लगा करके 1990 तक हमने क्या क्या घटनाक्रम देखा। तो इसमें हमने सेबी की स्थापना की, सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, 1988 में। सेबी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1988 में, याद रखना है। ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी रेगुलेट करता है। मैं जब कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ कुछ बातें बताई है, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो उस समय आपको याद, जब मैं कराऊंगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ विनय सर ने वहां बताई थी। फिर भी बता दूं, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत के अंदर कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, भारत के अंदर म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो होती है, जैसे क्रिसिल, इकरा, S&P, इनको भी रेगुलेट करता है। हालांकि S&P तो विदेश की है, भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां है, इकरा हो गई आपकी, ठीक है, इसके अलावा क्रिसिल हो गई, ये इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो ये जरूर आपको यहां पर याद रखना है। तो ये सेबी, सेबी के अलावा एक थी NHB। NHB का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे हम राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो मैं लिखता हूं नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। NHB की स्थापना इसी समय की गई थी, है ना, 88 में ही की गई थी। और NHB को क्यों स्टैब्लिश किया गया था? NHB का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ताकि हमारे देश के अंदर जो आवास सुविधाएं हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक भी आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में। तो राष्ट्रीय आवास बैंक, क्या बोलेंगे आप इसे? राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो राष्ट्रीय आवास बैंक,
राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इसकी स्थापना भी इस समय की गई थी। ओके, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भी इस समय की गई थी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बढ़े आगे। अब आप देखेंगे 1985 से 1990 तक की अवधि में, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, यदि मैं 65 आंसर वाली बुक बाय करूं तो क्या मैं नोट बनानी पड़ेगी? ये तो आप तय कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको नोट्स बनाने चाहिए, आपके नोट्स आपकी ही होते हैं। ठीक है, चलिए 85 में हमने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। तो हम लोग अगला लिखेंगे इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, और ये 85 में हमने शुरू की थी, एक स्कीम थी इंदिरा आवास योजना। ठीक है, हालांकि अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो लिखेंगे नया नाम। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? नाम परिवर्तन, ऐसा लिखे, नाम परिवर्तन। इसका नाम परिवर्तन करके अब नया नाम क्या रखा गया है? तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो आप जानते हैं ना, वो वही योजना पहले इंदिरा आवास योजना थी। ठीक है, ये नया नाम इसका कर दिया गया भाई साहब। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या क्या घटना है इसके अंदर, तो एक जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी, है ना। तो लिखेंगे जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, ये 1989 में हमने शुरू किया था। इसके अलावा आप देखेंगे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लेकर के आए थे 86 में। ठीक है, तो लिख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लिख लो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। ये कब का है, तो याद रखना 1986 का है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद रखिएगा आप लोग, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंग्रेजी में लिख ही देता हूं, है ना, जगह की कहीं दिक्कत आए तो ध्यान रखना यार थोड़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कब का है, 1986 का है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, मेरे ख्याल से 7वीं में काफी कुछ बातें हमने लिखी है, पर ये आप तही तो नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। अब 7वीं के बाद में हम लोग 8वीं शुरू नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, तो कई सारे कारण थे, मैं आपको बताता हूं क्या क्या कारण थे। सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक क्राइसिस भारत के अंदर आ गया था। भारत के अंदर अब जो फॉरेक्स था, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, केवल और केवल 15 डेज का ही बचा हुआ था। हम विदेशों के साथ में केवल और केवल 15 दिनों तक के लिए व्यापार कर सकते थे, उससे ज्यादा समय के लिए नहीं कर सकते थे। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस था, है ना। इसे बीओपी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने अगली पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, फिर हमने बनाया एनुअल प्लान। तो कभी भी कोई पूछे कि भैया 7वीं के बाद 8वीं आई कि नहीं आई, तो बोले नहीं आई, 8वीं आने में टाइम लगो। लेकिन उस समय हमने क्या किया, एलपीजी मॉडल को अपनाया। ठीक है, किसको अपनाया, एलपीजी मॉडल को हमने इसके अंदर अपनाया है। ठीक है, लिखेंगे वार्षिक योजना, एनुअल प्लान, है ना, वार्षिक योजना। वार्षिक योजना,
और वार्षिक योजना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। एनुअल प्लान्स, ठीक है, वार्षिक योजना। ये वार्षिक योजना जो है वो किस अवधि से किस अवधि के लिए थी? तो याद रखना, ये जो वार्षिक योजना थी दरअसल ये शुरू की गई थी 1990 से लगा करके 1992 तक की अवधि के लिए। तो 1990 टू 92 तक एनुअल प्लान हमने अपनाया था। इसका अपनाने का क्या कारण था? व्हाई वी एडॉप्ट एनुअल प्लान? हमने क्यों इसको अपनाया? तो याद रखना, इसका कारण क्या था? अपनाने का कारण है ना, अपनाने का कारण क्या था इसका? तो अपनाने के कई सारे कारण थे, जिनमें से एक मुख्य कारण जो था वो था आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। व्हाई वी एडोप्ट? व्हाई वी एडोप्ट एनुअल प्लान? ठीक है, तो सुनना, इसका सबसे पहला कारण तो यह था इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। आर्थिक संकट था। बोले आर्थिक संकट कैसा था, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसा था? तो इसमें भी अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाएं तो इकोनॉमिक संकट कुछ ऐसा था कि हमारा जो विदेशी विनिमय भंडार था, जिसे हम लोग फॉरेक्स के नाम से जानते हैं, फॉरेक्स, इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं ऐसे तो हम, ठीक है, ये हमारा बहुत कम हो गया था, है ना। केवल 15 दिन के लिए बचा था। तो केवल 15 दिन, केवल 15 दिन तक, केवल 15 दिन तक का बचा था, है ना। बस 15 दिन तक ही हम विदेशी वस्तुओं को खरीद सकते थे, ठीक है। केवल 15 दिन तक के लिए बचा था, फॉरेक्स हमारा बहुत कम था। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्थिक संकट जो था वो ये था भुगतान संतुलन का संकट, जिसे बीओपी क्राइसिस के नाम से जानते हैं। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन का संकट, भुगतान संतुलन संकट, है ना, जिसे हम बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। अब भुगतान संतुलन में होता क्या है मेरे दोस्तों? तो याद रखना, भुगतान संतुलन में होता यह है कि हम लोग आयात ज्यादा करते हैं। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट। भुगतान संतुलन में हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होता है, निर्यात कम होता है। तो जब हम विदेशों से ज्यादा चीजें खरीदते हैं और कम चीजें बेचते हैं तो हमें घाटा होता है, जिसे हम बोलते हैं व्यापार घाटा। तो एक कारण ये भी था अपनाने के पीछे, ठीक है, अपनाने के पीछे एक कारण ये भी था। फिर मेरे साथियों एक कारण और मैं आपको बताऊं यहां पर, और वो था पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, या राजनीतिक अस्थिरता। यहां नहीं आएगा, वो यहां आएगा, है ना। दूसरा जो इसका कारण था वो क्या था? राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कारण क्या था इसके पीछे? गठबंधन की सरकार। अब याद रखना, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल रहा था देश में। सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत जो है वो किसी को नहीं मिल पा रहा था। इस स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पा रहा था, याद रखिएगा, ठीक है, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पा रहा था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, गठबंधन की सरकार थी, मतलब विभिन्न अलग अलग पार्टियां अब साथ मिलकर, है ना, सत्ता कायम करके बैठी थी। गठबंधन की सरकार बन रही थी, गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन सरकार का उदय हो गया था, उदय, गठबंधन सरकार, ज्वाइंट गवर्नमेंट का उदय था। बहुत सारी पार्टियां अब, है ना, क्या कर रही थी? आपस में मिल करके देश का क्या कर रहा था? तो देश की मेरे साथियों मतलब सत्ता बना रही थी, सरकारें बना रही थी। फॉरेक्स क्या होता है शैलेंद्र?
शैलेंद्र भाई, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक गुल्लक है, गुल्लक, है ना। आरबीआई के पास में एक गुल्लक रखा है जिसके अंदर विदेशी मुद्राएं हैं। उस विदेशी मुद्रा का उपयोग हम विदेशों से वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेक्स। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, चिंता मत करो। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस एनुअल प्लान में हमने हमने क्या अपनाए थे? तो एलपीजी सुधार किए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे। तो इसमें हमने एलपीजी सुधार किए, और एलपीजी सुधार का मतलब होता है एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी सुधार एवं एवं आर्थिक, या ऐसा लिखें, एवं एलपीजी सुधार सुधार अपनाए, ऐसा लिखो केवल। एलपीजी रिफॉर्म्स को हमने अपनाया इसके अंदर, ठीक है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स हमने इसमें अपनाया। अब एलपीजी रिफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, यहां पर एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख लो, बाकी चर्चा हम करेंगे अब कल। तो एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। ऐसे इसका एक अलग ही चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो एक अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे। पी का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण, निजीकरण, है ना, निजीकरण। और जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, या फिर इसी को भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है। खैर, आज की कहानी इतनी ही, बाकी आपसे मिलेंगे हम कल। कल बात करेंगे अब इससे आगे, ठीक है। तो इतना भर पढ़ के जरूर आना, बाकी आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, मतलब इसका अगला पार्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, ठीक है। ओके, किसी का कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, है ना, वहां पर आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी अगर यहां भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अर्पित भाई, एलपीजी पीईटी में आया था, ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लक्ष्य, अन्नू, अर्पित, है ना, वेरी ओके, ओके, सोनू, गुड नाइट, नमस्कार, धन्यवाद। पूछ लो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। एलपीजी का मतलब हम कुछ और समझे। हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही समझे होंगे मुझे लग रहा है। सर, निर्यात आयात से ज्यादा हो तो उसे क्या? अरे भाई संदीप, आएगा, इतना जल्दबाजी मत करो, हर चीज पढ़ोगे आप। गुरुजी, ये क्लासेस यूपीपीसीएस के लिए सफिशिएंट है, प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है ना। हालांकि कुछ और चीजें आपको पढ़नी है, पर जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है। सर, बीओपी का फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन बोलते हैं हिंदी में, है ना। मॉडल, सब दूर मॉडल लिखना जरूरी नहीं है ना, हर जगह मॉडल को लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अमित, 65 नंबर बुक कहाँ से परचेस करें? भाई मुझे नहीं पता, है ना। ओके, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।